गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम BA सेकेंड ईयर हिस्ट्री मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें कि 1206 से लेकर 1740 तक की घटनाओं का विवरण दिया गया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मनसबदारी व्यवस्था। कल के वीडियो में हमने मनसबदारी व्यवस्था जो टॉपिक चल रहा था, इसके अंतर्गत हमने मनसबदारी प्रथा के अर्थ, परिभाषा और इसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम मनसबदारी प्रथा के गुण और दोष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मनसबदारी व्यवस्था या प्रथा, जिसको कि अकबर ने शुरू किया था, तो अकबर की जो सैनिक व्यवस्था थी वह मनसबदारी कहलाती थी। मनसब एक अरबी भाषा का शब्द है। मनसब एक अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है पद, प्रतिष्ठा का पद या श्रेणीबद्ध पद से इसका अर्थ लिया जाता है। तो इसलिए सैनिक अधिकारी जो थे मनसबदार कहलाते थे। सबसे छोटा जो मनसब था वह 10 का होता था और सबसे बड़ा जो मनसब है 10,000 का होता था। अकबर ने मानसिया को 7,000 का मनसब प्रदान किया था। मनसबदार स्वयं ही अपनी सेना की भर्ती करते थे और साधारणतः ये लोग अपनी ही जाति के लोगों को सेना में भर्ती किया करते थे। मनसबदार के घोड़े को दागा जाता था। प्रत्येक घोड़े के दाएं और सरकारी निशान लगाया जाता था और बाईं ओर मनसबदार का निशान लगाया जाता था। मनसबदारों को शाही खजाने से नगद वेतन दिया जाता था। तो मनसबदारों को वेतन जागीर के रूप में भी मिल सकता था और नगद रूप में भी, लेकिन अकबर प्रायः अपने मनसबदारों को नगद वेतन ही प्रदान करते थे। तो मुगल सैनिक और नागरिक सेवाओं का जो संगठन है वो मनसबदारी के आधार पर ही किया गया था और अकबर ने इस मनसबदारी व्यवस्था को संगठित रूप दिया था। तो अकबर का जो उद्देश्य था वो मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक सत्ता का केंद्रीकरण करना था। तो मनसबदारी प्रथा का जो संगठन था वह दशमिक प्रणाली के आधार पर किया गया था। दशमिक प्रणाली के आधार पर घुड़सवार सेना का विभाजन था। तो सम्राट किसी भी व्यक्ति को एक संख्या, ये संख्या 10 भी हो सकती थी, 20, 50, 500, 5,000 या 7,000 अथवा 10,000 तक एक मनसबदार नियुक्त किया जाता था। इस आधार पर मनसबदार को राज्य की ओर से नगद या फिर जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था। नियमानुसार उसे मनसबदार को घोड़े, बैलगाड़ी और सैनिक रखने पड़ते थे और इनके खर्चे से जो धन बचता था वह मनसबदार का वेतन माना जाता था। तो मनसबदार को राज्य द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना पड़ता था और उसे अपने राजा के सहयोग हेतु युद्ध के अवसर पर सेना सहित जाना पड़ता था। तो कल हमने मनसबदार की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त कर ली थी कि नंबर 1, जैसे सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के प्रशासन में मनसबदार हो सकते थे, यानी कोई भी व्यक्ति चाहे वो केंद्रीय प्रशासन से हो या प्रांतीय शासन में मनसबदार के पद पर नियुक्त हो सकता था। दूसरी बात, मनसबदारों की श्रेणियां। तो अकबर के समय मनसबदारों की श्रेणियां 33 रही थी। सबसे छोटा मनसब 10 का था और सबसे बड़ा जो मनसब था वह 10,000 का होता था। और मनसबदारों की जो नियुक्ति है
वो सम्राट के द्वारा ही की जाती थी। योग्य व्यक्ति को ही इस पद पर नियुक्त किया जाता था। 5000 से अधिक का जो मनसब है वह राजकुमारों को ही मिलता था, लेकिन अकबर ने अपने समय में मानसीय को 7000 का मनसब प्रदान किया था। ये मनसबदार सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे और उन्हें राष्ट्रीय नियमों का पालन करना पड़ता था। नेक्स्ट था इसकी विशेषता जो हमने कल पढ़ी थी, हुलिया और दाग प्रथा की अनिवार्यता, अर्थात सैनिकों का हुलिया नोट किया जाता था, घोड़ों को दागा जाता था ताकि सैनिक भ्रष्टाचार समाप्त किया जा सके। तो ये प्रथा अलाउद्दीन के समय में प्रारंभ हुई थी। इसके बाद शेरशाह सूरी ने हुलिया और दाग प्रथा को व्यवस्था की थी और अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत सैनिकों का हुलिया नोट एक रजिस्टर में रखा और उसका पूरा विवरण उसके अंदर रखा गया। इसके अलावा घोड़ों पर ठप्पा लगाया गया। फिर मनसबदारों की नियुक्ति और पदोन्नति सम्राट के द्वारा ही होती थी। योग्य व्यक्ति को ही इस पद पर नियुक्त किया जाता था। फिर जात और स्वार पद मनसबदारी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पद था। तो मनसबदारों को 2 पद प्रदान किए जाते थे, प्रथम जात और द्वितीय स्वार। ब्लाचमैन ने बताया, ब्लाचमैन के अनुसार एक मनसबदार को जितने सैनिक रखने पड़ते थे उन्हें जात कहा जाता था। एक मनसबदार को जितने सैनिक रखने पड़ते थे उसे जात कहा जाता था और वह जितने घुड़सवार रखता था उसे सवार कहा जाता था। तो इरविन का कहना है कि जात से निश्चित सवारों की संख्या ज्ञात होती है, जबकि जो सवार था एक प्रतिष्ठा सूचक शब्द था। तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है वह है गुण और दोष। मनसबदारी व्यवस्था के क्या गुण रहे और क्या दोष थे। मनसबदारी व्यवस्था के गुण दोष जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। सबसे पहले है योग्य मनसबदारों की सेवाएं प्राप्त होना, अर्थात मुगल सम्राट अकबर को मनसबदारी व्यवस्था के कारण योग्य मनसबदारों की सेवाएं प्राप्त हुई थी, क्योंकि इस पद पर योग्य व्यक्ति को ही नियुक्ति प्रदान की जाती थी। अतः इस व्यवस्था के कारण मुगल शासक को अनेक योग्य मनसबदारों की सेवाएं प्राप्त हुई थी। इन मनसबदारों ने मुगल साम्राज्य के विस्तार में काफ़ी योगदान भी दिया था। इसके अलावा ये जो मनसबदार होते थे ये प्रशासनिक कार्य में निपुण होते थे, अतः इन्होंने प्रशासन के सफल संचालन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट है सैन्य संगठन के दोषों को दूर करना। सैन्य संगठन के दोषों को दूर करना। तो मनसबदारी व्यवस्था ने मुगलों के सैन्य संगठन के अनेक दोषों को भी दूर किया। मनसबदारी प्रथा के कारण मुगलों का जो सैन्य संगठन था काफ़ी मजबूत हुआ। मुगलों के सैन्य संगठन में जो व्यापक दोष थे वह भी दूर हो गए, जिससे मुगलों की शक्ति और प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य की सुरक्षा। 3 नंबर मुगल साम्राज्य की सुरक्षा। तो मनसबदारी जो लोग थे अर्थात मनसबदार के पद पर जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता था वह साम्राज्य के प्रति अपनी स्वामी भक्ति और निष्ठा रखते थे। विद्रोहियों का दमन करने और समाज में व्यवस्था बनाए रखने में इन मनसबदारों ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। ये मनसबदार अपने शासकों के साथ युद्ध के अवसर पर अपनी सेना सहित जाते थे और इस प्रकार जो मनसबदार थे अपने शासकों के प्रति स्वामी भक्ति और निष्ठा रखते थे। इसके कारण साम्राज्य को सुरक्षा प्रदान हुई।
नेक्स्ट है साहित्य और कला की उन्नति। साहित्य और कला की उन्नति। तो मनसबदार साहित्य और कला के भी पोषक होते थे। विद्वानों व साहित्यकारों को ये संरक्षण प्रदान करते थे। अतः मनसबदारी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप साम्राज्य में साहित्य और कला के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई थी। मानसिंह जो कि अकबर के सेनापति थे, मनसबदार पद पर नियुक्त थे। इन्होंने आमेर का किला जयपुर में जो है बनवाया था। फिर नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा में वृद्धि। तो मनसबदारों की नियुक्ति पदोन्नति सम्राट के द्वारा ही की जाती थी। इस संबंध में उनकी योग्यता को ध्यान में रखा जाता था। मनसबदार बड़ी लगन, निष्ठा, उत्साह के साथ मुगल साम्राज्य की अपनी सेवाएं प्रदान करते थे तथा अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया करते थे। अतः मनसबदारी प्रथा के कारण मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट है प्रशासनिक जटिलताओं से मुक्ति। तो सैनिकों को संगठित करने, उनके रखरखाव की जो जिम्मेदारी थी वो मनसबदारों पर ही होती थी। अतः जो मुगल सम्राट थे, जिम्मेदारी जो थी मनसबदारों पर ही थी। अतः जो मुगल सम्राट थे बहुत सी प्रशासनिक जटिलताओं से मुक्त हो जाते थे। अर्थात जो मुगल सम्राट थे प्रशासनिक जटिलताओं से उन्हें इस व्यवस्था के कारण मुक्ति मिली, क्योंकि सैनिकों का रखरखाव की जो जिम्मेदारी थी वह मनसबदारों पर ही होती थी। इसलिए प्रशासनिक जटिलताओं से जो मुगल सम्राट थे वो मुक्त हो गए थे। उनके साथ साथ अब हम देखेंगे मनसबदारी व्यवस्था के क्या दोष विद्यमान थे। नंबर 1 है सैनिकों में सम्राट के प्रति स्वामी भक्ति का अभाव। सैनिकों में सम्राट के प्रति स्वामी भक्ति का अभाव। तो मनसबदारी प्रथा का सबसे बड़ा दोष तो यही था कि सैनिकों की जो स्वामी भक्ति है वो सम्राट के प्रति नहीं होती थी बल्कि मनसबदार के प्रति होती थी। तो यही मनसबदारी व्यवस्था का एक दोष माना गया है कि जो सैनिक थे उनकी राजा के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं था, बल्कि ये अपने स्वामी मनसबदार के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। युद्ध के अवसर पर कई बार मनसबदार की मृत्यु हो जाती थी तो ये सैनिक उठ भाग खड़े होते थे। इनमें राष्ट्रीयता की भावना का अभाव ही रहता था। नेक्स्ट है सैनिकों में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, यह भी यही है। तो मनसबदारी व्यवस्था के कारण जो सैनिक थे उनमें राष्ट्रीयता की भावना का अभाव रहा था, जो कि इसका एक दोष माना गया है। इसके अलावा सैनिकों में भ्रष्टाचार व्यापक था, क्योंकि सैनिकों का जो तबादला नहीं होता था। साधारणतः एक सैनिक एक ही मनसबदार के पास जीवन पर्यंत बना रहता था, जिसके कारण सैनिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था। फिर मनसबदारों की विलासिता में वृद्धि। तो मनसबदार व्यवस्था के अंतर्गत जो मनसबदार थे इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी, अर्थात उस पर राज्य का अधिकार माना जाता था, न कि उसके परिवार का। तो इस व्यवस्था को जब्ती प्रणाली का नाम दिया गया था, जिसके अनुसार मनसबदार की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति पर राज्य का अधिकार हो जाता था, परिवार का नहीं रहता था। यही कारण है कि जो मनसबदार थे वो अपने जीवन काल में ही इस संपत्ति को खर्च कर देते थे और अपने जीवन को विलासितापूर्ण बनाने में इस पैसे को खर्च किया जाता था। तो इस प्रकार मनसबदार अपने जीवन काल में ही अपनी इस पूरी संपत्ति को विलासितापूर्ण जीवन
तो यही कारण है कि इस व्यवस्था के कारण मनसबदारों की जो विलासिता है उसमें वृद्धि हुई। नेक्स्ट है सेना में एकरूपता का अभाव। सेना में एकरूपता का अभाव। तो मनसबदारी प्रथा के कारण सेना में एकरूपता का अभाव था, क्योंकि प्रत्येक मनसबदार अपनी अपनी सेना को अपने अपने तरीके से प्रशिक्षण देता था और अपने ही जाति के लोगों को नियुक्ति प्रदान की जाती थी। तो ऐसी सेना में एकरूपता का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है मनसबदारों का आपसी ईर्ष्या द्वेष। तो इस मनसबदारी व्यवस्था के कारण अधिकतर जो मनसबदार थे आपस में ईर्ष्या द्वेष रखते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचते रहते थे। इसके कारण मुगल साम्राज्य को काफ़ी क्षति या हानि भी उठानी पड़ी थी। तो इस प्रकार अकबर की जो मनसबदारी व्यवस्था थी इसका अर्थ, विशेषताएं और गुण व दोष यहीं समाप्त होते हैं। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।